अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ ने हफ्ते को इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान तो कर दिया, मगर हर गुजरते दिन के साथ पीटीआई की कंफ्यूजन और अंदरूनी इंतशार में मजीद इजाफा होता दिखाई दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन पीटीआई का उम्मीदवार कौन होगा, खुद इमरान खान होंगे या कोई और होगा? इस हवाले से मुसलसल मुतजाद बयानात सामने आते रहे और फिर 3 घंटे पहले तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का ये एलामिया सामने आ गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से बतौर उमूरी चेयरमैन नामजदगी पर बैरिस्टर गौहर अली खान को मुबारकबाद। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में कामयाबी और बाद अज़ां बानी चेयरमैन इमरान खान के विजन की रोशनी में जमाती उमूर की अंजामदही के हवाले से बैरिस्टर गौहर अली खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बैरिस्टर गौहर अली खान की नामजदगी जमात की सफ़ों में तकसीम और इंतशार का तासुर कायम करने की सोची समझी काविशों पर कारी ज़र्ब करार। बानी चेयरमैन इमरान खान के मरूसी सियासत के खात्मे और पार्टी को इदारा बनाने के विजन की तायद व तौसीक हुई है। बानी चेयरमैन इमरान खान के अहले खाना को बेजा सियासत में घसीटने और जमाती मामलात में मुदाखलत या फैसला साजी पर असरअंदाज होने का झूठा, मनगढ़ंत और साजिशी बयानिया अपनी मौत आप मर चुका है। कोर कमेटी कह रही है कि गौहर खान को पार्टी चेयरमैन के लिए नामजद करना इमरान खान के पार्टी को इदारा बनाने के विजन की तौसीक है, मगर सेनेटर अली जफर गौहर अली खान को साथ खड़ा करके कह चुके हैं कि ये आर्जी अरेंजमेंट है। अगर किसी कदावर शख्सियत को चेयरमैन बनाते तो ये सवाल उठता। सर, इस तरह तो नहीं है कि जो आपके सियासी मुखालिफिन हैं उनकी ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान को किसी तरीके से साइड पे किया जाए, तो क्या वो अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो गए? और अगले इलेक्शन में खान साहब को आप देख रहे हैं कि वो बाहर ही होंगे इलेक्शन। देखिए जी, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट उसी जो स्ट्रेटजी है दूसरी साइड की, उसी का तोड़ है। ये कोई -1 नहीं, जिस तरह मैंने कहा, ये कोई कू नहीं। और ये जो नॉमिनेशन है उसे ही आपको जाहिर हो जाता है कि ये प्योर नॉमिनेशन है और प्योर टेम्पररी अरेंजमेंट है। हो सकता है अगर कोई हम कदावर शख्सियत लाते तो आप फिर ये सवाल पूछ सकते थे मेरे से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कोर कमेटी ने जमात की सफ़ों में तकसीम और इंतशार का तासुर पैदा करने वालों को कारी ज़र्ब करार दिया है, लेकिन असल में इस हवाले से कन्फ्यूजन और तकसीम का तासुर खुद पीटीआई के अपने रहनुमा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ये बयानात इमरान खान के कहने पर दे रहे हैं। इस्लामिया के आने से पहले तक ये गैर यकीनी बरकरार रही कि हफ्ते को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन पीटीआई के लिए उम्मीदवार इमरान खान खुद होंगे या उनकी जगह बैरिस्टर गौहर अली खान होंगे। और इस अहम मौके पर पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की खबरों के साथ साथ इमरान खान के ख़ानदानी इख्तलाफात भी सामने आए। और इस बार ये इख्तलाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और उनकी बहनों के बारे में है, मगर वह इख्तलाफ सियासी मामलात पर नहीं है बल्कि कानूनी मामलात में हिकमत अमली पर है। इस हवाले से बुशरा बीबी की अपने वकील सरदार लतीफ़ खोसा के साथ होने वाली गुफ्तगू की लीक्ड ऑडियो सामने आई है। इस बारे में आज जब सरदार लतीफ़ खोसा से पूछा गया तो उन्होंने इस ऑडियो की तस्दीक करते हुए कहा कि क्लाइंट और वकील के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को लीक करने वालों को शर्म आनी चाहिए। बहरहाल ये ऑडियो उसको रिकॉर्ड करता है और उन्हें रिलीज़ करता है। ये एक संगीन मामला है। इस हवाले से पहले भी कई एतराज़ात उठाए जा चुके हैं, खासतौर पर वकील और मौक्किल के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। जहाँ तक बात है इंट्रा पार्टी इलेक्शन की, तो पीटीआई किसको चेयरमैन नामजद करेगी, इस हवाले से गुज़िश्ता जुमेरात को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फैसला आने के बाद से पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खबरें आने लगी थी। सरदार लतीफ़ खोसा के इमरान खान से जेल में मुलाकात के बाद दिए गए बयान के बाद पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से तदाद मज़ीद बढ़ गया था। मंगल को 4 वकला बैरिस्टर गौहर अली खान, अली जफ़र, उमैर नियाज़ी और शेर अफजल मरवर इमरान खान से अडयाला जेल में मिले। फिर उस दिन सेनेटर अली जफ़र हमारे प्रोग्राम में आए और कहा कि इमरान खान ने नामजद चेयरमैन के लिए एक नाम बता दिया है, वो पार्टी से मुशावरत के बाद कल यानी बुध को इसका ऐलान करेंगे। फिर बुध को अली जफ़र ने चेयरमैन पीटीआई के लिए बैरिस्टर गौहर अली खान के नाम का ऐलान कर दिया, मगर इस दौरान सरदार लतीफ़ खोसा ने इमरान खान से जेल में मुलाकात के बाद कहा कि इमरान खान खुद ही चेयरमैन के लिए उम्मीदवार होंगे। और आज उन्होंने एक बार फिर अपने बयान का दिफा किया और कहा कि जो कुछ उन्हें इमरान खान ने कहा वो उन्होंने बयान कर दिया। जो इमरान खान ने कहा था मैंने कह दिया, अगर उनको कोई और है तो वो सुनते रहे। आप बयान पे कायम है, आप अपने बयान पे कायम है, इसका मतलब है वो पीटीआई के बैरिस्टर गौहर और वो सही नहीं कह रहे। भाई वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। फिर आज जब यही सवाल इमरान खान के एक और वकील नईम पंचोता से किया गया तो उन्होंने वजाहत में तस्दीक करते हुए कहा कि सरदार लतीफ़ खोसा को इमरान खान ने चेयरमैनशिप से मुतालिक बयान देने का कहा था। इमरान खान ने कहा है कि वो चेयरमैन ही हैं और चेयरमैन रहेंगे, तो लतीफ़ खोसा साहब को इमरान खान ने ये पैगाम दिया था, ये गुफ्तगू की थी, इसकी तस्दीक क्या करेंगे या कुछ? जी बिल्कुल ऐसा कहा था कि उन्होंने कहा था कि आप जाकर बाहर स्टेटमेंट दें और उन्होंने आकर दी। वो तो कह रहे थे कि इमरान खान ने कहा है कि मैं ही चेयरमैन हूँ और मैं ही इंतखाबी अमल में हिस्सा लूँगा, ऐसे ही बात थी इमरान खान की जानिब से? बिल्कुल ऐसी उन्होंने खुद कही थी और उन्होंने आकर दी थी। जी बिल्कुल ऐसी बात। और फिर आज जब अलीमा खान से इस हवाले से सवाल किया गया कि अली जफ़र और सरदार लतीफ़ खोसा के बयानात में से किसका बयान दुरुस्त माना जाए तो उन्होंने कहा कि दोनों के बयान दुरुस्त हैं।
लतीफ़ खोसा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, और लतीफ़ अली खोसा सही ज़फ़र कह रहे भी हैं। सही कह रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा था, आपने शायद सुना नहीं। बयानात मुतज़ाद नहीं, हैं दोनों मुतज़ाद है, आप नहीं, दोनों को दुरुस्त कह रही हैं क्या? बिल्कुल दोनों दुरुस्त। अलग अलग बयानात हैं दोनों के। एक कह रहा है कि इमरान खान खुद चेयरमैन रहेंगे, दूसरा कह रहा है कि अली दूसरे अनाउंस कर रहे हैं। यानी तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर अली खान का नाम लेते हैं, तो इमरान खान से मुलाकात करके आने वाला दूसरा वकील कहता है कि इमरान खान ही चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। फिर आज इमरान खान की बहन अलीमा खान कहती हैं कि दोनों ही वकला दुरुस्त कह रहे हैं। और फिर इमरान खान से मिलने वाले चौथे वकील आज मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं कि लतीफ़ खोसा ने ये तमाम बातें इमरान खान के ही कहने पर मीडिया के सामने आकर कही हैं। यानी तहरीक इंसाफ इस हवाले से कन्फ्यूजन दूर करने के बजाय कन्फ्यूजन बढ़ाती चली गई। साथ ही पार्टी इख्तलाफात की भी निशानदेही होती रही और इस दौरान इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तैयारियां भी हो रही हैं। राय के मुताबिक बैरिस्टर गौहर अली खान तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और अब इमरान खान ने नियाजुल्लाह नियाजी को पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया है, जिसकी उन्होंने खुद तस्दीक भी कर दी है। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ तोशाखाना के फैसले को मुअत्तल करवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस फैसले की वजह से इमरान खान की पार्टी चेयरमैनशिप खतरे में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील और फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की और समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के वकील सरदार लतीफ़ खोसा से कहा कि आप कह रहे हैं कि सज़ा मुअत्तली के हुक्म को मॉडिफाई करें, जिस पर सरदार लतीफ़ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि मैं आपको बताता हूं कि मैं इस ऑर्डर में क्यों तरमीम चाहता हूं। 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में सज़ा सुनाई। इलेक्शन कमीशन को इतनी जल्दी थी कि 8 अगस्त को ही नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए नाअहल करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया। जिस ऑर्डर की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया वो मुअत्तल हो चुका है। लतीफ़ खोसा ने मजीद कहा कि 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होने जा रहे हैं। मुझे कहा गया है कि 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। इमरान खान के बगैर पीटीआई कुछ भी नहीं है। फैसला मुअत्तल ना हुआ तो इमरान खान की बुनियादी हुकूक मुतासिर होंगे। इमरान खान के खिलाफ फैसला मुअत्तल ना हुआ तो सियासी जमात मुतासिर होगी। इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, सबको अपना मौक़िफ़ लेकर अवाम के सामने जाने की इजाज़त होनी चाहिए। इस दौरान लतीफ़ खोसा ने अदालत को मुख्तलिफ फैसलों के हवाले पेश किए और दलाइल जारी रखते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के तनाजुर में होने वाली कार्रवाई ना रुकी तो इंतखाबात मुतासिर हो सकते हैं। इंतखाबात के अमल पर होने वाले असरात का रियासत पर भी असर हो सकता है। अदालत तोशाखाना केस में सज़ा के साथ ट्रायल कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल कर दे। हमारी इस्तदा है कि अदालत अपने सज़ा मुअत्तली के फैसले पर नज़रसानी करे। हाई कोर्ट के पास अपने फैसले पर नज़रसानी का मुकम्मल इख्तियार है। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने दलाइल देते हुए कहा कि मुझे केस की तैयारी के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर दलाइल में फैसला मुअत्तली की कोई इस्तदा नहीं की गई। मुझे इस दलील पर तैयारी के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए। इस अदालत के फैसले में कोई गलती नहीं थी। नज़रसानी तब हो सकती है जब अदालती फैसले में कोई गलती हो। इस दौरान सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि सीधी तरह कहें कि ये इमरान खान को बाहर रखकर यकतरफा इलेक्शन चाहते हैं। समाअत के दौरान अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को जल्द अदालती नज़ीरों की तफसीलात देने की हिदायत दी, जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज ही इस पर फैसला कर दे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील तफसीलात दे दें, फिर देखकर ऑर्डर पास करेंगे। इसके अलावा आज इमरान खान ने 190 बिलियन पाउंड केस में दरख्वास्त से जमानत दायर कर दी है और वजारत कानून ने इस केस की जेल में समाअत का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। साथ ही इमरान खान का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लिखा गया खत भी मंजर आम पर आ गया है, जिसमें पीटीआई को इलेक्शन से पहले बाकी जमातों के बराबर मौके देने और पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियों और गुमशदगियों को रोकने की इस्तदा की गई है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पीटीआई की तरफ से कल इस खत को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। खत के मतन के मुताबिक गिरफ्तारियां करने और मुकदमात बनाने का जो इख्तियार रियासत को हासिल है वो एक मुकद्दस इख्तियार है, जिसे कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाने और कानून शिकनों को सजा देने के लिए नेक नियति के साथ इस्तेमाल किया जाना होता है, और वो भी ड्यू प्रोसेस के तहत, जो कि हर एक का बुनियादी हक है। आज गिरफ्तारियों और मुकदमात बनाने का ये इख्तियार मुल्क के सियासी मंजरनामे को तब्दील करने और इंजीनियर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सबके सामने वाज़ेह है कि वो तमाम लोग जो किसी भी तरीके से तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, उन्हें एक से ज़ायद और एक के बाद दूसरे मुकदमे के जरिए टारगेट किया जा रहा है ताकि उन्हें हिरासत में ही रखा जा सके। खत के मुताबिक जिन्हें अदालत एक या एक से ज़ायद केसेस में ज़मानत देती है, उन पर फ़ौरन ही मज़ीद केसेस डाल दिए जाते हैं जो बज़ाहिर कई महीने पहले के वाक़यात से मुताल्लिक होते हैं। अक्सर पीटीआई से वाबस्ता अफराद पर एक ही वाक़े से मुताल्लिक कई एफआईआर्स दर्ज कर दी जाती हैं, फिर उन अफराद को मुल्क भर में गैर मुतल्लिका एफआईआर्स में भी शामिल कर लिया जाता है। खत के मतन के मुताबिक 9 मई के वाक़यात पर लाहौर में गिरफ्तार मुतादिद ख़वातीन के केसेस मुल्क के निज़ाम इंसाफ और कानून की अमलदारी पर एक फ़र्द जुर्म है। इनमें से ज़्यादातर ख़वातीन तकरीबन 6 महीनों से कैद हैं। हर दफ़ा जब उन्हें एक केस में ज़मानत मिलती है तो दूसरे केस में फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ये हिकमत अमली अब पूरे मुल्क में इस्तेमाल की जा रही है, ख़ासतौर पर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में। खत के मुताबिक इस तरह की गिरफ्तारियों और मुकदमात के हवाले से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट्स ने कुछ ऑर्डर्स जारी किए थे, जिनके जरिए उन एफआईआर्स में गिरफ्तारियों से रोका गया था।
जो अदालत के इल्म में नहीं होती थी। हाई कोर्ट्स के ये ऑर्डर्स तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए वाहिद सेफगार्ड थे, मगर सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच की ऑब्जर्वेशंस ने हाई कोर्ट्स को इन मामलात पर गैर फाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच की ऑब्जर्वेशंस के बाद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में रियासती ऑपरेशन की एक नई लहर फैल गई है, जिसके जरिए नामालूम FIRs और पुलिस रिपोर्ट्स को इस्तेमाल करके जमानत पर रिहा होने वाले अफराद को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये वो सूरत हाल है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फौरी गौर और जुडिशल नोटिस का तकाजा करती है। PTI के खत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद या 2018 से 2022 के दरमियान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुंसलिक अफराद की गुमशुदगियों से लाइल नहीं रह सकती। ये अफराद दोबारा सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और वही बातें की जो उन्हें सिखाई गई थी। इसके अलावा कुछ दीगर अफराद जैसे कि सहाफ़ी इमरान रियाज खान को भी ऐसी ही मुश्किल सूरत हाल से गुजरना पड़ा। इन गुमशुदगियों और अगवा के वाक़यात ने मुआशरे में एक खौफ फैलाया है। इसी सूरत हाल से मुताल्लिक सीनियर कानूनदान एतजाज़ हसन की एक पटिशन को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने वापस कर दिया, जो इंतहाई तशवीश और परेशानी की बात है। खत के मुताबिक बराए मेहरबानी इस खत को भी आर्टिकल 184(3) के तहत एक और पटिशन के तौर पर लिया जाए। इन बढ़ती हुई गिरफ्तारियों और अगवा के वाक़यात को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बगैर 8 फरवरी 2024 को शफ़ाफ इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं है। इस तारीख के ऐलान के बाद से PTI से वाबस्ता सैकड़ों अफराद को नई FIRs या पहले से मौजूद FIRs में ज़िमनी बयानात के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद PTI ने FIRs की फहरिस्त, हाई कोर्ट्स के अहकामात, अखबारी तराशे, मीडिया रिपोर्ट्स और अखबारात के एडिटोरियल्स बतौर शवाहिद खत के साथ मुंसलिक करने का हवाला दिया है। साथ ही PTI से मुतालिक मीडिया सेंसरशिप का हवाला भी दिया गया है। इसके बाद तहरीक इंसाफ ने खत के जरिए सुप्रीम कोर्ट से सदा की है कि वो अपने इख्तियारात के जरिए बुनियादी हुकूक की फरहमी यकीनी बनाए और पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ दिलाए। PTI ने सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में ये रिलीफ मांगा है कि मालूम केसेस में जिन अफराद को जमानत मिल जाती है उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने के अमल को रोका जाए। साथ ही नई FIRs में गिरफ्तारी या फिर पुरानी FIRs में ज़िमनी बयानात के जरिए मुलजिम को शामिल करने से पहले उसे कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त देने के लिए अदालत जाने का मौका दिया जाए। साथ ही सियासी कारकुनों और सहाफ़ियों के अगवा और गुमशुदगियों की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। इसके अलावा वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें और इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी जाएँ कि वो PTI समेत तमाम सियासी जमातों से वाबस्ता अफराद को बिला किसी तफरीक सियासी मीटिंग्स और इज्तिमा करने की इजाज़त दें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत और पेमरा को हिदायत दे कि PTI समेत तमाम सियासी जमातों, उनके लीडर्स और अरकान को बिला किसी तफरीक और पाबंदी के कवरेज की इजाज़त दी जाए। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे बैरिस्टर अली ज़फ़र से, जिन्होंने आज भी जेल में इमरान खान से मुलाकात की है। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही, आखिर में जो कोर कमेटी का एलामिया आया है उसमें आपके मौक़िफ़ की तौसीक़ हुई है, जो बात आप कर रहे थे। मगर उससे पहले जो कन्फ्यूजन थी, लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि मुझे तो इमरान खान साहब ने कहा है कि बाहर जाके बयान दो कि मैं ही चेयरमैन हूं और मैं इंतखाबी अमल में हिस्सा लूंगा। फिर नईम पंचोता साहब कहते हैं कि जी मैं भी वहां मौजूद था, इमरान खान साहब ने यही कहा है। आपने मगर ये बयान दिया था कि खान साहब ने यह कहा कि मैं कोई मौका नहीं देना चाहता कि वो हमसे बल्ले का निशान ले लें या फिर हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दें। मैं जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूँ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत नहीं है, वो मैं बाद में लड़ दूंगा, जो भी पैनल है पार्टी की मंजूरी से उस पर इलेक्शन करा लें। या आपने कहा, अब कोर कमेटी ने भी इस बात की तौसीक कर दी आपकी आज इमरान खान साहब से दोबारा भी मुलाकात हुई। ये खान साहब दो अलग अलग बातें क्यों कर रहे थे, आपने उनसे पूछा या फिर ये लोग रहनुमा कुछ गलत बयानी कर रहे थे? जी देखिए, इमरान खान साहब से बिल्कुल मुलाकात हुई। उन्होंने फिर कहा कि ये जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आप उनको जाके रोकें और इस कंफ्यूजन को दूर करें, क्योंकि मैंने फैसला कर दिया हुआ है और मैंने वो फैसला जो आपको कहा था आपकी कमेटी ने भी अप्रूव कर दिया हुआ है, इसलिए कोई अबहाम नहीं होना चाहिए और फौरन इलेक्शन कराएं जिस तरह कराने हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बल्ले का निशान हासिल करें। ये उन्होंने आज बताया, फरमाया। मुझे लगता ये है कि जहां तक तो खोसा साहब ने स्टेटमेंट दी और उन्होंने आके कहा कि इमरान खान साहब चेयरमैन हैं, उनको इस इशू पे शायद थोड़ी सी गलतफहमी हुई है कि क्या इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस तरह होने हैं। लेकिन शायद उनका कहने का मकसद ये था कि इमरान खान साहब, और मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि पार्टी हेड तो रियलिटी में इमरान खान साहब ही हैं, पेपर पे जो भी हो जाए। तो शायद उनका ये मकसद कहने का था कि जो पार्टी के सरबराह हैं वो इमरान खान साहब ही हैं। वो एक शायद सियासी स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन हकायक वही हैं जो मैंने कहा।
मतलब मगर वो तो साथ में ये भी कह रहे थे कि वो पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट भी करेंगे, और ये उन्होंने मुझे खुद कहा है। मगर आप वाज़ेह तौर पर बता रहे थे कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि भाई मौका नहीं देना है हमें इलेक्शन कमीशन को किसी भी तरीके से हमारी पार्टी की सफ़ों में दरार डालने का या हमारी नामजदगी मुस्तरद करने का। तो एक तरफ क्लैरिटी नजर आ रही थी, मगर दूसरी तरफ भी वो क्लियर कह रहे थे कि काय नहीं। पचौदा साहब भी कह रहे थे कि उन्होंने बयान दिया है। अब ये पता नहीं, अब उनसे पूछना पड़ेगा कि उन्होंने ये आगे जाके क्यों स्टेटमेंट दे दी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी, शायद कोई गलतफहमी हो उनको, लेकिन जो रियलिटी है, जो हकायक है, वो तो अब सामने आ गए हैं, और जब इलेक्शन होगा तब भी सामने आ जाएंगे। तो इसलिए ये मुझे लगता है शायद उनको कंफ्यूजन हो गई और उन्होंने ये बात कर दी, क्योंकि ये बात दुरुस्त नहीं है, और आज दोबारा से रिकन्फर्मेशन भी हो गई उसकी। और अली जफर साहब, ये सिर्फ और सिर्फ अलामती पार्टी चेयरमैन होंगे गौहर अली खान साहब? फैसले सारे के सारे इमरान खान साहब से ही तौसीक कराए जाएंगे, उन्हीं की मंजूरी से होंगे? गौहर अली खान साहब के पास फैसला साजी का कोई इख्तियार नहीं होगा पार्टी? जी देखिए, कानूनी तौर पे तो वो चेयरमैन होंगे, कागज पे तो वो चेयरमैन होंगे बिल्कुल, और वो सारे अपनी जो एक्चुअल फैसले करेंगे वो अपने उसके मुताबिक करेंगे। लेकिन ये सवाल जो क्या है कि किसकी इंस्ट्रक्शंस पे करेंगे या किसकी मुशावरत से करेंगे, तो हमारा जो पार्टी का प्रोसेस है वो ये ऐसे होता है कि अभी फिलहाल तो एक कमिटीज बनी हुई हैं मुख्तलिफ, और वो कमिटीज जो हैं वो एक दूसरे को रिपोर्ट करती हैं, और फिर उसकी कंसेंट लेने के लिए या उसकी अप्रूवल लेने के लिए या उसका फैसला डिस्कस करने के लिए कुछ लोग हम जा सकते हैं इमरान खान साहब के पास, जिनको, क्योंकि जो बहुत सारे लोग तो वैसे ही नहीं जा सकते जेल में मिलने के लिए, और बहुत सारे लोग बाहर आ नहीं सकते, वो छुपे हुए हैं एक तरह से। तो वो उनको फिर पैगाम देने के लिए और फैसले सुनने के लिए या डिस्कशंस करने के लिए कुछ हम जैसे लोगों को जाना पड़ता है, और उसके बाद फिर मजीद वापस आके डिस्कशन होती है, और फिर वो फैसलों पे अमल दरामद होता है। ये एक इसका बड़ा रेगुलर प्रोसेस बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसी तरह फैसले होते रहेंगे जिस तरह पहले थे। और आपको पता है कि जो हमें खदशे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह, मेरा ख्याल है कोई 300 जमातें हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक को चूज किया कि आपका इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं और आप 20 दिन में इलेक्शन कराएं, तो उससे हमें शक होना शुरू हो गया कि शायद वो बल्ले का निशान हमें नहीं देना चाहते। और दूसरा हमें एक मेजर शक ये भी हुआ कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ते हैं, और वो कैंडिडेट्स पे चूंकि साइन चेयरमैन ने करना होता है उनकी नॉमिनेशन पेपर्स पे, तो कल को ये ना वो कहें कि ये साइंस वैलिड नहीं है, या ये साइंस चेयरमैन साहब जो आपके हैं वो नाअहल हैं, इसलिए सारे कैंडिडेट्स के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो रिजेक्ट कर दें, या उनको इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ जाए जो कैंडिडेट्स हैं। तो इन सारे चीजों को देखते हुए हमने एज अ काउंटर स्ट्रेटजी सोचा कि एक केयर टेकर सेटअप कर लेते हैं जब तक ये तोशाखाना का केस का फैसला नहीं होता। मतलब अगर जब आपसे जब ये सवाल हुआ कि क्या वो लोग जो इमरान खान को किसी तरीके से साइड पर करना चाहते थे वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो गए, तो गौहर अली खान साहब का जब आपने नाम अनाउंस किया, वो आपके साथ ही मौजूद थे, तो आपने कहा कि ये प्योर आर्जी अरेंजमेंट है, अगर कोई कदावर शख्सियत हम लाते तो फिर आप ये सवाल पूछ सकते थे, अब ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो मगर आपको लग रहा है कि वाकई कोई आर्जी अरेंजमेंट होगा? क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों की शिकायत हैं पार्टी के हवाले से, तो सिर्फ इमरान खान साहब आर्जी तौर पर रेस से बाहर हुए हैं और आर्जी तौर पर गौहर अली खान साहब रहेंगे, ये लॉन्ग टर्म का सेटअप नहीं होगा? जी देखिए, जहां तक तो जो उनके खिलाफ केसेस हैं, मसलन उसमें तोशाखाना केस हो गया, अल कादिर केस हो गया, साइफर का केस हो गया, उन सारे केसों को मैंने बड़ा गौर से देखा है, और उसके डॉक्यूमेंट्स भी पढ़े हैं, जो दूसरी साइड से डॉक्यूमेंट्स या शहादत आ रही है उसको भी देखा है। मेरी नज़र में उनमें कोई जान नहीं है। तो हो सकता है कि नीचे आप कहेंगे कि तोशाखाना केस का फैसला तो आपके खिलाफ हो गया, बिल्कुल हो गया, लेकिन वो फैसला अगर आप देखें बिल्कुल इम्पार्शली और ऑब्जेक्टिवली देखें, तो आप उसमें ये आपको नजर आता है कि उस फैसले में इमरान खान साहब के वकला को इजाजत ही नहीं दी कि उनकी तरफ से वो कोई शहादत पेश करें। अब अगर आपको एक डिफेंस पेश करने की इजाजत ही ना हो, तो सिर्फ इस ग्राउंड पे ही वो फैसला आप कहेंगे कि बिल्कुल गैर आईनी है, बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि कोई शख्स नहीं है पाकिस्तान में जिसके खिलाफ आप फैसला कर सकते हैं और कहें कि आपको हम इजाजत नहीं देते कि आप अपनी दफा में कोई शहादत पेश करें। तो इस तरह के केसेस हैं
जो सारे हमें यकीन है कि कल को जाके अपर लेवल पे जब वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे आएंगे तो वो केसेस खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम इसको टेम्पररी केसेस कह रहे हैं। मुतादिद हैं और जाहिर एक के बाद एक केस अगर सुपीरियर कोर्ट पे आएगा, आपको लगता है शॉर्ट टर्म में सारा का सारा मसला हो जाएगा? कोई एक लॉन्ग टर्म सेटअप के तहत गौहर अली खान साहब नहीं आए हैं और बेहतर होता कि आप एक कदावर शख्सियत को लगाते? जी देखें, अगर तो जो मैंने जिस तरह बताया था कि अगर कोई बहुत सारे हमारे पास बड़े कदावर शख्सियात हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो सारे मुस्तकिल पोस्ट पे होंगे, वो सारे ऐसी पोस्ट पे होंगे जहां वो उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का काम अंजाम देना है, बड़े उनके फराइज हैं। अगर उनको टेम्परेरीली हम लेके जाएं कोई एक कुछ माह के लिए या कुछ हफ्तों के लिए या कुछ दिनों के लिए भी, और फिर उनको कहें कि जनाब आप हट जाएं, तो उनके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होगा। ये सूटेबल नहीं है कि आप एक सीनियर पॉलिटिशियन को इस तरह, या सीनियर एक जो शख्सियत है जिनके नाम कंसिडर हुए, उनको आप इस तरह ट्रीट करें। तो ये सारे मामला को देखते हुए हमने कहा था अगर खुदा न खास्ता कोई चेंज होती है स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजीज चेंज हो सकती हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि ये स्ट्रैटेजी हमेशा के लिए। आपका सवाल बड़ा वैलिड है। आप अगर इसको ब्रॉडली सोचें तो आप कह सकते हैं कि अगर ये बहुत लंबा अरसा गुजर गया तो फिर क्या होगा, फिर ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी चेंज होगी, फिर ये केयर टेकर सेटअप नहीं होगा। लेकिन हमारा अभी फिलहाल एम दो हैं। एक एम ये है कि बल्ला पीटीआई को मिले, दूसरी एम ये है कि पीटीआई इलेक्शन में शमूलियत कर सके, और तीसरी एम ये है कि हमारे कैंडिडेट्स जो है वो पीटीआई के कैंडिडेट्स रहें, वो बल्ले के निशान और इसके साथ जो इसके साथ एक और जो मकसद बताया जा रहा है वो ये कि ना सिर्फ कैंडिडेट्स हों बल्कि वो इलेक्शन लड़ भी सके, जिसके लिए पार्टी कंसिडर कर रही है कि वकला को इलेक्शन लड़ें। खारिज इम्कान नहीं करार दिया जा सकता कि मैं इलेक्शन लड़ूं। ये सलमान अकबर राजा साहब ने कहा। लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से भी खबर आ रही है, क्या इन रहनुमाओं समेत मुतादिद रहनुमाओं को जो शायद पार्टी के साथ ताल्लुक भी ना रखते हों उनको टिकट देने का सोच रही है वकला को पार्टी? जी ये बिल्कुल बात आपकी बजा है, दुरुस्त है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होंगे पीटीआई के इस बार वो वकला होंगे। क्या परसेंटेज है, 40% है, 20 है, 80 है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन काफी बड़ी तादाद है जिन्होंने अप्लाई किया है और काफी बड़ी तादाद है जो कैंडिडेट्स होंगे। उनमें से कुछ ऐसे वकला हैं जो कि ऑलरेडी पॉलिटिक्स में सियासत में हैं, या खुद या फैमिली के उनकी फैमिलीज सियासत में हैं, तो उनका तो ज्यादा एक आसानी है। कुछ वकला हैं जो कि लीगल टीम में हैं, कुछ वकला हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, कुछ वकला हैं जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो ये सारे फैसले हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सियासी लोग भी हैं जो कि पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, जिनको पार्टी टिकट देगी। इसी तरह खवातीन भी हैं बहुत सारी जो खड़ी रही हैं पीटीआई के साथ इस मुश्किल वक्त पे, जिनको कैंडिडेट्स बनाया जाएगा। तो ये एक फाइनल फैसले बहुत जल्द। क्या लतीफ खोसा साहब का नाम कंसीडर हो रहा है कि उनको टिकट दिया जाए? पार्टी से ताल्लुक नहीं रहा उनका, मगर बहरहाल इमरान खान साहब को प्रेजेंट करें। देखें, लतीफ खोसा साहब जो हैं वो पार्टी अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं की, जहां तक मुझे पता है। अगर उन्होंने रिक्वेस्ट की है इमरान खान साहब को टिकट के लिए, तो वो फिर हो सकता है उन्होंने खुद ही की हो, वो खुद ही बताएंगे। मुझे खान साहब ने ये डिस्कस नहीं किया, ना बताया है। और सलमान अकबर राजा साहब वो भी उनसे पूछे, मैंने सुना है कि उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन वही बताएंगे। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता कि हकायक क्या है, लेकिन मैंने भी जिस तरह आप बता रहे हैं मैंने भी सुना है, और इस तरह बहुत सारे वकला हैं जिनके नाम आपके सामने आएंगे, जिनका मैं सुनता रहता हूँ। कुछ से तो मैंने कंफर्म किया है, उन्होंने कंफर्म किया है कि हाँ हम कंटेस्ट करेंगे, और कुछ हैं जो चुप हैं, नहीं बताते। तो इस तरह है पोजीशन, लेकिन काफी सारे वकला जो हैं लीगल टीम के वो भी लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर अली ज़फ़र साहब की राय आपने सुनी, मगर लतीफ़ खोसा साहब बता चुके हैं कि खुद इमरान खान ने क्या ऑफर किया। देखिए, इमरान खान ने मुझे आज बहुत इसरार से पार्टी में शामिल होने के लिए, आज उन्होंने पहले भी कहते रहे लेकिन आज उन्होंने बहुत इसरार करके कहा है कि पार्टी को आपकी ज़रूरत है, मुल्क और कौम को आपकी ज़रूरत है, और इसलिए आप मेहरबानी करके फ़ैसला करें। जिसका मैंने उन्हें यही जवाब दिया है कि मैं अपनी फैमिली और अपने दोस्तों से मशावरत करने के बाद
इसका हतमी फैसला करूँगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और कानूनी टीम के सरबरा हामिद खान की कुछ पार्टी रहनुमाओं के हवाले से शिकायत की खबर सामने आ रही है कि उन्होंने इमरान खान से शिकायत की है। क्या मामला है, हामिद खान से बात करेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गौहर अली खान को बतौर चेयरमैन नामजद किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए। पार्टी के सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है आप खुद पार्टी के अंदर इलेक्शंस के बहुत बड़े हामी रहे हैं, मगर इस वक्त जो सूरत हाल है जिसमें अचानक पार्टी आकर खड़ी हो गई है, बल्ले का निशान उन्हें किसी भी तौर पर बचाना है, आप समझते हैं कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था जो फैसले किए जा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जिस तरह का ऑर्डर पास किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो बहुत अफसोसनाक है और डिस्क्रिमिनेटरी भी है, क्योंकि जो इलेक्शन कराए गए थे वो इलेक्शन उसी तरह के थे जिस तरह के इलेक्शन दूसरी पार्टियों ने भी कराए थे। उनके इलेक्शन तो मंजूर हो गए और पीटीआई का जो इंटर पार्टी इलेक्शन है उसको इन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो यहाँ पर बड़ी वाज़ेह एक डिस्क्रिमिनेशन की गई है पीटीआई के साथ। ये तो मजबूरी है, क्योंकि कानूनी जरूरत है कि बगैर जो है इलेक्शन सिंबल के इलेक्शन तो नहीं लड़ा जा सकता। तो उन्होंने अब इलेक्शन सिंबल को मशरूत बना दिया है पार्टी इलेक्शन से। और सब, और मुझे ये भी बताइएगा कि सारी सूरत हाल में ये खबरें भी आई कि आपने कोई रहनुमा है पार्टी के, ज़ाहिर वो वकील भी हैं खैबर पख्तूनख्वा से, आपने अपने रिजर्वेशंस का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया इमरान खान साहब से, उनके हवाले से क्या दुरुस्त है? किन के बारे में? एक खैबर पख्तूनख्वा से रहनुमा है, गालिबन मरवत साहब के बारे में आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है इमरान खान साहब से? हाँ जी, किया है, लेकिन ये तो हमारा इंटरनल मैटर है ना। मगर क्या ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको, क्योंकि वो आके बयानात देते हैं और कहते हैं मैं उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? नहीं, देखिए, बात ये है कि ये हमारे पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, मुनासिब नहीं है उनके बारे में कोई ऐसी ओपन डिस्कशन करना। वो दुरुस्त है, ज़ाहिर है आपका हक है कि आप क्या बात करना चाहें, मगर वो खुद ही पार्टी के दीगर रहनुमाओं के हवाले से आकर बात कर देते हैं, उन पर भी इल्ज़ामात लगा देते हैं, शुएब शाहीन साहब पर भी लगाया। तो क्या इसी कॉन्टेक्स्ट में आपकी तरफ से शिकायत की गई है कि वो लाइंस क्रॉस करते हैं? देखिए, एक तो ये है कि ये तो बहुत ही नए कारकुन है जो हमें तो पता नहीं कि पार्टी में कभी थे नहीं, अभी एकदम कहीं से आए हैं और वो पार्टी में लीडर बनने की कोशिश कर। मेरे नज़दीक जब तक कि किसी को वक्त के साथ आजमाया ना हो उसको किसी अहम ऑफिस पर नहीं बिठाना चाहिए। मतलब तो फिर इस वक्त ज़ाहिर एक मुश्किल वक्त है, जिस किस्म के फैसले भी पार्टी के ख़िलाफ़ आ रहे हैं वो भी नज़र आ रहा है कि पार्टी ज़ाहिर बिल्कुल कॉर्नर हुई है, मगर आप कह रहे हैं कि एक बेहतर तरीके से पार्टी को चलाया जा सकता है, बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा जा सकता है। जाहिर है जो भी हालात हैं, हालात तो बहुत दिगरगूं हैं, लेकिन फिर भी जो मुमकिन हो सकता है उसमें जो बेहतर ऑप्शन है वही इस्तेमाल करने चाहिए। जब पार्टी आगे बढ़ रही है तो ज़ाहिर एक फैसला हुआ, वकील को पार्टी का चेयरमैन बनाया गया है, अब वही खबरें हैं, सेनेटर अली ज़फ़र साहब भी कह रहे हैं कि कंसीडर किया जा रहा है कि वकला को टिकट्स दिए जाएं। आपके ख्याल में अब ये बात उसी तरीके तरफ जा रही है कि ज़्यादातर वकला ही इलेक्शन लड़ रहे होंगे ताकि उनकी गिरफ्तारियों से बचा जा सके, वो कैंपेन करें? और आपको लगता है ज़ाहिर इलेक्शन लड़ना, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्शन प्रोसेस एक बाकायदा एक साइंस है पूरी, वो वकला कर पाएंगे और पार्टी को इलेक्शन जिता पाएंगे? देखिए, वकला जो हैं वो पब्लिक लाइफ में होते हैं, नेचुरली उन्हीं वकला को टिकट दिए जाएंगे जो कि अपने इलाके में एक्टिव हैं और लोगों से सियासी रब्ता रखते हैं। हर वकील को तो नहीं टिकट दिया जाता है या वो दिलचस्पी नहीं रखता। जाहिर है कि वकला जो है मुख्तलिफ तहसील लेवल पर भी बार एसोसिएशन हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर भी है। ये भी सबको पता है कि कौन कौन वकला जो है एक्टिव है, पब्लिक के साथ मेल जो रखते हैं। तो सिर्फ वकील होना काफ़ी नहीं, बल्कि उनका एक्टिव होना और लोगों के साथ मेल जो रखना भी बहुत अहम है। मतलब और लतीफ़ खोसा साहब हों, सलमान अकबर राजा साहब हों, अगर इन शख्सियात को जिनका पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रहा टिकट देती है पार्टी, तो आपके ख्याल में ये भी मुनासिब होगा? देखिए, तो जब टिकट दिए जाएंगे तो फिर बात करेंगे ना। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक अहम खबर है उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने एक बार फिर अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जारी कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज कर दिया है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर समाअत हैं और उन्हें 2 शो कॉज नोटिस जारी हो चुके हैं। 20 नवंबर को जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने पहले शो कॉज नोटिस और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज किया था और आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी है। इसके अलावा
जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच तश्कील देने वाली 3 रुकनी कमेटी को खत लिखकर अपना मुकदमा जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा भी की है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को 28 अक्टूबर के इजलास के बाद भी शो कॉज नोटिस जारी किया था, जिसके बाद जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने शो कॉज नोटिस में अपने खिलाफ शिकायत की तफसील ना होने पर एतराज़ किया था। काउंसिल ने मुसलसल 3 दिन तक जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत और उनके एतराज़ात का जायजा लिया और फिर 22 नवंबर को तफसीली शो कॉज नोटिस जारी कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी 14 दिन के अंदर नोटिस का जवाब दें। इस राय के मुताबिक तफसीली शो कॉज नोटिस से जस्टिस एजाजुल अहसन ने इख्तिलाफ किया था। इससे पहले शो कॉज नोटिस 3-2 के तनासुब से जारी हुआ था, जिसे चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जारी किया था। लेकिन फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी भी तफसीली शो कॉज नोटिस जारी करने वाले जजेस में शामिल हो गए, यानी नोटिस 4-1 के तनासुब से जारी किया गया था और सिर्फ जस्टिस एजाजुल अहसन ने शो कॉज नोटिस जारी करने की मुखालफत की थी। शो कॉज नोटिस में 10 मामलात पर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी से वजाहत मांगी गई है, जिस पर आज की दरख्वास्त में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने एतराज़ात भी किए हैं और जवाबात भी दिए हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि 16 फरवरी को गुलाम महमूद डोगर केस में पंजाब के इलेक्शन का मामला उस वक्त के चीफ जस्टिस को भिजवाने के बाद उस वक्त के काबीना अरकान ने मेरे खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम शुरू कर दी थी। उन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बदनीयती पर मबनी बयानात दिए और मीडिया ट्रायल किया। इसी पस मंज़र में बार काउंसिल्स, खासतौर पर पाकिस्तान बार काउंसिल के अरकान उस वक्त के वज़ीर आज़म यानी शहबाज शरीफ और काबीना अरकान से मिले और फिर मुख्तलिफ बार काउंसिल्स, खासतौर पर उस वक्त बरसद इक़्तिदार जमात के करीब बार काउंसिल्स ने मुझे मिसकंडक्ट के झूठे इल्ज़ामात पर निशाना बनाना शुरू कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेरे खिलाफ शिकायत सियासी हैं और इसलिए दायर की गई क्योंकि मैंने अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए पंजाब में इंतखाबात के इल्तवा से होने वाली आइन की खिलाफ वर्जी को उजागर किया था। जिसे मज़ाहिर अली नकवी ने अपनी दरख्वास्त में 17 सवालात भी उठाए हैं, जिनमें से ज़्यादातर हम आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पहला शो कॉज नोटिस और दूसरा शो कॉज नोटिस कानूनी अख्तियार और कानूनी असर के बगैर हैं? क्या इनसे आइन के आर्टिकल 209, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स और दरख्वास्त गुजार के आइनी और कानूनी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है? और दूसरा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और दूसरे शो कॉज नोटिस से कुदरती इंसाफ, मुनासिब तरीक़ाकार और शफाफ मुकदमे के उसूलों की नफ़ी होती है? तीसरा सवाल यह है कि क्या चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में हिस्सा लेना, दूसरा शो कॉज नोटिस देना और अहकामात जारी करना कानूनी इख्तियार और कानूनी असर से खाली है? चौथा सवाल यह है कि क्या किसी जज के जाहिर करदा असासों की बुनियाद पर मुतल्लिका ट्रांजैक्शन से लाताल्लुक शख्स का शिकायत करना बनता है, जबकि जज को ना तो कोई नोटिस दिया गया हो और ना ही रजिस्ट्रेशन या टैक्स अथॉरिटी ने कोई कार्रवाई की हो? पांचवा सवाल यह है कि क्या दरख्वास्त गुजार के इनकम टैक्स रिटर्न का शिकायत कुनंदा को फराहम किया जाना आज़ादी और राजदारी के आइनी हुकूक और कानून की खिलाफ वर्जी है और ऐसा मवाद गैर कानूनी और तस्लीम किए जाने के काबिल नहीं है? छठा सवाल यह है कि क्या शिकायत महज इल्ज़ामात और सुनी सुनाई बातों पर मबनी है और उनकी बुनियाद पर दूसरा शो कॉज नोटिस जारी करना दायरा इख्तियार और कानूनी असर के बगैर है? सातवां सवाल यह है कि क्या दरख्वास्त गुजार के खिलाफ शिकायत सियासी हैं और बदनीयती पर मबनी हैं और उनकी बुनियाद पर जारी करदा दूसरे शो कॉज नोटिस को खारिज नहीं कर देना चाहिए? आठवां सवाल यह है कि क्या पहले शो कॉज नोटिस में गलतियां तस्लीम करने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दूसरा शो कॉज नोटिस जारी करने का इख्तियार था? नवा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हिदायत या अहकामात के बगैर काउंसिल के सेक्रेटरी को रेवेन्यू अफसरान और सरकारी रिकॉर्ड तलब करने का इख्तियार था? 10वें और 11वें सवालात में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने मिसकंडक्ट होने या ना होने से मुताल्लिक नकात उठाए हैं, जबकि 12वें सवाल में लिखा है कि क्या ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर शो कॉज नोटिस जारी किया जा सकता है, जबकि उनके असली होने, उनकी सोर्स, रिकॉर्डिंग की तारीख और मवाद से मुताल्लिक कोई सबूत नहीं है और किसी फॉरेंसिक तरीके से उनकी तस्दीक नहीं हो सकी है? 13वां सवाल यह है कि क्या दरख्वास्त गुजार के बेटों की जानिब से जायदाद लेना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में आता है? 14वां और 15वां सवाल जज की जानिब से रसूख इस्तेमाल किए जाने के सबूत और इससे मुंसलिक दीगर नकात पर मुश्तमिल है। 16वां सवाल यह है कि क्या दरख्वास्त गुजार को शफाफ समात का बुनियादी हक हासिल है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पाबंद है कि गैर जानिबदारी से काम करे? 17वां और आखिरी सवाल यह है कि क्या दरख्वास्त गुजार को तरीक़ाकार से मुतालिक तमाम हुकूक से महरूम करना और कार्रवाई के लिए किसी तरीक़ाकार का तयन न करने से तमाम कार्रवाई कानूनी इख्तियार और कानूनी असर के बगैर है? जैसे मज़ाहिर अली नकवी ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल के हवाले से भी लिखा है कि उन्होंने 29 मई को मुझे शिकायत भिजवाए बगैर और जवाब का मौका दिए बगैर शिकायत को जस्टिस सरदार तारिक मसूद के पास राय देने के लिए भिजवा दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने 29 मई से 25 सितंबर यानी 122 दिनों तक इन शिकायत पर गौर किया और फिर अपनी रिपोर्ट मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब को भिजवा दी।
मगर मुझे इसकी कॉपी तक नहीं दी गई, बल्कि उसे मीडिया को लीक करके बहस का मौजू बना दिया गया, जिस मज़ाहिर अली नकवी ने दोनों शो कॉज नोटिस का मतन दरख्वास्त में शामिल करके हर नुक्ते पर एतराज़ात उठाए हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की पूरी कार्रवाई को ही गलत करार देने की इस्तदा की है, जिसे मज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को कानूनी इख्तियार और कानूनी असर से खाली करार देकर ख़त्म किया जाए। 24 नवंबर के दूसरे शो कॉज नोटिस को कानूनी इख्तियार और कानूनी असर से खाली करार देकर ख़त्म किया जाए। अदालत मजीद जो भी रिलीफ मुनासिब समझे वो दिया जाए। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच तश्कील देने वाली कमेटी को लिखे गए खत में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आपको आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत आने वाली दरख्वास्तों और उबूरी रिलीफ मांगने की दरख्वास्तों को 14 दिन के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना है। मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ जारी कार्रवाई को चैलेंज करने के लिए 20 और 30 नवंबर को 2 आईनी दरख्वास्तें दायर की हैं। उबूरी रिलीफ मांगने की दरख्वास्तें भी दायर की गई हैं। इन दरख्वास्तों के बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेरे खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ा रही है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर करदा मेरी दरख्वास्त बुरी तरह मुतासिर हो रही है, जबकि झूठे और बेबुनियाद इल्जामात की बुनियाद पर मेरे खिलाफ कार्रवाई से मेरे बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। मेरी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने में ताखीर से मुझे सख्त नुकसान पहुंचेगा और अगर इस दौरान कोई हुक्म जारी किया गया तो उससे मेरी दरख्वास्तों में उठाए गए नकात बेकार हो सकते हैं। इस तनाजुर में मैं इस्तदा करता हूँ कि मेरी दरख्वास्तें ऐसे बेंच के सामने लगाई जाएं जिसमें कोई भी अपने ही मुकदमे में मुंसिफ नहीं बन सकता कि उसूल के तहत कुछ जजेस शामिल ना किए जाएं। यानी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का इशारा इस तरफ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जिन जजेस पर उन्होंने एतराज़ किया है, यानी सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, इस बेंच का हिस्सा ना बने। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।